गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आपकी क्लास 7th हिंदी मीडियम आज अपन स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर वैसे मैं स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन इतिहास का क्योंकि एक चैप्टर अपना हो चुका है तो फिर अपन स्टार्ट कर देते हैं आज भूगोल का चैप्टर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि इतिहास का जो चैप्टर था फर्स्ट था, उसके बाद इतिहास के चैप्टर सेकंड दिया हुआ है इसमें, लेकिन वो सेकंड चैप्टर में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि एक पार्ट अपन भूगोल का भी ले लेते हैं। तो भूगोल का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करवा रही हूँ आपको, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो आप सोचो कि पहला चैप्टर करवाने के बाद मैम ने बीच में से क्यों करवाया। ये बीच में से करवाने का रीज़न ये है कि एक चैप्टर इतिहास का हो चुका है तो एक चैप्टर अपन भूगोल का भी ले लेते हैं, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है उसके 4 पार्ट होते हैं। तो चारों पार्ट में से एक एक चैप्टर पहले अपन कर लेंगे, फिर अपन दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इसका पृथ्वी की गतियाँ एवं प्रमुख स्थल रूप। तो फर्स्टली अपन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का धरातल अत्यधिक विषम तथा अनियमित है। इसमें अनेक प्रकार के धरातलीय स्वरूप तथा उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जलप्रपात, डेल्टा, पर्वत शिखर आदि लक्षण पाए जाते हैं। इनके निर्माण के लिए अनेक प्रकार की आंतरिक तथा बाह्य शक्तियाँ उत्तरदायी हैं। प्रथम प्रमुख स्थल रूप 3 प्रकार के हैं: पर्वत, पठार, मैदान। ये स्थल रूप स्थल तथा सागरों एवं महासागरों की तली में पाए जाते हैं। पर्वत आसपास की भूमि से अत्यधिक ऊपर उठे भूभाग पर्वत कहलाते हैं। ऊंचाई तथा निर्माण की विधि के अनुसार ये अत्यधिक विविधतापूर्ण होते हैं। इनमें से अधिकांश पृथ्वी की धीमी आंतरिक गतियों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पटल विरूपणकारी गतियां कहा जाता है। ये गतियां पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित होती हैं। पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। भ्रंश घाटी, जब दो या अधिक समानांतर भ्रंशों के मध्य का स्थल खंड नीचे धंसता है तो घाटी के आकार की आकृति विकसित होती है, जिसे कि भ्रंश घाटी कहते हैं, जैसा कि इसमें फोटो में बताया गया है। दूसरा आता है भ्रंशोत्थ, जब दो या अधिक समानांतर भ्रंशों के मध्य का भाग ऊंचा उठता है। अभी नीचे वाली बात हुई थी, अब ऊंचा उठता है तो भ्रंशों का निर्माण होता है, इसे भ्रंशोत्थ कहते हैं। ठीक है। अब ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी एक पहले देख लेते हैं ज्वालामुखी की क्या है। तो लोग सामान्यतः ऐसा सोचते हैं कि ज्वालामुखी एक पर्वत होता है जिसमें लावा तथा अग्नि की ज्वालाओं का उद्गार होता है, किंतु वास्तव में ज्वालामुखी एक छिद्र या भूपटल में एक मुख होता है जिसमें लावा, गैस, भाप तथा ठोस चट्टानें बाहर निकलती हैं। कभी कभी लावा भूपटल के गहरी दरार से बाहर आता है और इस प्रकार बाहर निकले हुए पदार्थ मुख के चारों ओर एकत्रित हो जाता है और तथा बाद में कठोर होकर ज्वालामुखी पर्वत बनाता है। ज्वालामुखी एक विशिष्ट आकृति होती है जिसका एक क्रेटर, ग्रीवा, नलिका तथा शंकु होता है। गहरी दरार या नलिका इससे होकर लावा बाहर आता है, ग्रीवा कहलाता है। प्याले की आकृति का मुख क्रेटर कहलाता है तथा लावा का शंक्वाकार ढेर जो जमकर एक पहाड़ी का रूप धारण कर लेता है, शंकु कहलाता है। लावा के उद्गार होने तथा जमने की संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो दो ज्वालामुखी हैं, उसके प्रकार हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। 3 प्रकार की बताई हुई हैं ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? ये ज्वालामुखी सदैव सक्रिय रहते हैं, इसलिए इसको सक्रिय, इनका जो उद्गार है वो निरंतर होता रहता है। ठीक है। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी इसमें अतीत काल में उद्गार हुआ था। सुप्त ज्वालामुखी में अब वे शांत है, किंतु उनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है। अब तीसरा है मृत ज्वालामुखी। ये जो वे ज्वालामुखी इनमें सुदूर उद्गार हुआ था किंतु वे सक्रिय नहीं है तथा भविष्य में इनकी सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं है। मृत ज्वालामुखी इसलिए उनको मृत ज्वालामुखी, जैसा कि नाम से उनको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब अगला है इसका उसकी पृथ्वी की जो क्रियाएं हैं उसमें गतियों में एक और है भूकंप। शैलों की आकस्मिक गतियों तथा टूटने के फलस्वरूप पृथ्वी के धरातल पर अचानक हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। ये भूपटल पर लहर गति की ऊर्जा का एक स्वरूप है जो भूपटल की परतों में से निकलती है। ये ऊर्जा जिस बिंदु पर उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, जो भूपटल के नीचे या मेटल में स्थित होता है। भूकंप मूल की गहराई भूपटल के नीचे 10 से 700 किलोमीटर पर होती है। ठीक है। और भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर जहाँ भूकंप की लहरें सर्वप्रथम पहुँचती हैं उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है। अब है
भूकंप के प्रभाव। तो भूकंप के प्रभाव, इमारतें, सड़कें, पुल तथा अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त तथा नष्ट हो जाती हैं। बिजली के तारों में आग लगने से भयंकर हानि होती है। खतरनाक रसायनों के बिखरने से भी बहुत हानि होती है। और खतरनाक रसायन, जन जीवन की बहुत हानि होती है। नदियों के मार्ग बदल जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूश्रृंखलों से हानि होती है। तो ये थे उसके भूकंप के प्रभाव। तो इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, जो कि PDF के थ्रू आप तक पहुँच जाएगी। और उसके बाद एक्सरसाइज के बाद में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कुछ मैंने सेल्फ राइट किए हुए हैं और कुछ बुक में भी टिक मार्क किए हुए हैं। तो बुक में टिक मार्क जो किए हुए हैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, और ना ही ऐसे कोई डरने वाली बात है कि बुक में टिक मार्क किए हैं तो मैं हमें समझ में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आप इजीली समझ पाओगे। मैं पेज नंबर भी डाल दूँगी और यहाँ पर भी जो टिक मार्क करूँगी वो मैं अलग से मेंशन कर दूँगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।